हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टॉपिक्स हमने आपको समझाए थे, इंजेक्शंस और लीकेजेस। अच्छा, एक आज जो है एक दो कमेंट्स बच्चों के व्हाट्सएप पे भी आए थे और उन्होंने कमेंट्स में ये पूछा था कि सर आप नेशनल इनकम के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कराना। तो बेटा उनको मैं बता दूं, ये जितने भी टॉपिक्स ये चल रहे हैं ये सारे बेसिक हैं आपके नेशनल इनकम के, और आपके एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये सारे के सारे मेथड से आगे आने वाले टॉपिक्स में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जो ये टॉपिक हम बता रहे हैं ये टॉपिक उनसे ही रिलेटेड है, क्योंकि जब इनके बेसिक्स आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका नेशनल इनकम जो कि वाकई में लोगों को टफ लगता है तो आपको वो इतना टफ नहीं लगेगा। तो हमने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है टॉपिक वाइज हमने पूरी मैक्रो की बुक आपकी डिवाइड की है, और ये टॉपिक आपका जो स्टार्ट होता है आज है टॉपिक थर्ड। एक चीज और, जो भी हम ये वीडियोस बना रहे हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। लोगों को अगर ऐसा कोई डाउट है, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि सर पैसे तो नहीं लगेंगे, इसलिए वो बहुत से लोगों को शर्म आती है कि सर आप वीडियो की लिंक भेजो। तो बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। बस मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से जो है उसका यूज कर सकें, क्योंकि इट इज स्पेशली मेड फॉर क्लास 12। क्योंकि आप जान रहे हो ये मई का टाइम आ चुका है और अगर इस तरीके की कंडीशंस ना होती, क्वारंटाइन वगैरह ना होता, तो आपका सिलेबस 20 to 30% फिनिश हो चुका होता। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी तरीके से कंटिन्यू टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जब वीडियोस बनाएंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। फिर भी आप कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। उसके साथ में अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो वीडियोस को आप बार बार देखो। जब आप वीडियोस को बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं टॉपिक थर्ड आपका स्टार्ट होता है। टॉपिक थर्ड जो है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। आज ये टॉपिक जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखो डोमेस्टिक समझ में आता है, जैसे डोमेस्टिक इनकम भी आप अभी आगे चल के पढ़ोगे, वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की एक फ्रंटियर जो है बाउंड्रीज होंगी, पॉलिटिकल बैरियर्स होंगे। जैसे इंडिया की एक बाउंड्री होगी जिसको बॉर्डर हम नाम देते हैं कि ये हमारा बॉर्डर है, मतलब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल होगी। तो इस तरीके से क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन भी हमने प्रॉपर लिखी है, आप देखिए इसको। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इट मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है कि जो भी चीजें हमारी कंट्री के अंदर, जो भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के अंदर हो, या जो भी आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज, जो भी बिजनेसेस आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो, तो वो सारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाते हैं। जब वो सारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता है। उनके हम पॉइंट्स देखते हैं। द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री की नहीं मानी जाती। एक चीज और मैं हिंदी में थोड़ा सा बता दूं इसको, और बाकी तो मैंने पूरी वीडियोस ही हिंदी में बनाई है, फिर भी मैं बता दूं एक बेसिक एक की पॉइंट इस टॉपिक का, कि जो चीजें हमारी कंट्री में हैं, ध्यान से सुनना बहुत, जो चीजें हमारी कंट्री में भले ही वो बाहर की हों तो वो हमारी कंट्री का ही डोमेस्टिक पार्ट माना जाएगा, और जो चीजें हमारी कंट्री की बाहर हों तो वो हमारी कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट नहीं माना जाएगा, वो उनकी कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट माना जाएगा। सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के। 3 चीजें ऐसी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हों, अगर वो हमारी कंट्री की हैं तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री इंडिया, मतलब वो हमारी कंट्री में इंक्लूड होंगे। अब वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारी कंट्री में इंक्लूड होती हैं भले ही वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पर भी हो? तो देखो पहला पॉइंट, विच डज नॉट इंक्लूड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। पहला पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है जैसे इंडिया की एयरलाइंस हैं, दे आर रनिंग बिटवीन न्यूजीलैंड एंड सपोज करो ऑस्ट्रेलिया, तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से हम वही बात कर रहे हैं। सिर्फ यही 3 चीजें हैं जो कहीं पर भी हो लेकिन वो हमारी कंट्री की ही मानी जाएंगी। बाकी इन 3 चीजों को छोड़ के जो चीज जहां की होगी वो उसी कंट्री का मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम कई सारे इसके एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप कोई भी एयरक्राफ्ट
अगर किसी भी कंट्री के बीच में ऑपरेट हो रहा हो और वो इंडिया का है तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। पॉइंट सेकंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब पहले सुन लो। फिशिंग वेसल्स जैसे इंडिया के फिशरमैन है या हिंदी में मछुआरे इनको बोलते हैं, इंडिया के फिशरमैन, अगर वो किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में जाते हैं और उधर पे फिशिंग के टाइम पे उन्हें कोई भी चीज मिलती है तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन उसके लिए दे शुड हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो अपने आप चुपचाप चले गए और वो कहें कि हम ये लीगली हम अपनी कंट्री का बताएं, तो वो नहीं बता सकते हैं जब तक उनके पास क्या नहीं होगा, जब तक उनके पास जो है एक्चुअल राइट्स ऑफ ऑपरेशन नहीं होंगे। राइट्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट्स आपको मतलब फिशिंग वेसल्स या उनको मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। दूसरा फिर से सुनो, कंफ्यूज हो गया थोड़ा फिर से। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। कहना सर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स का मतलब ये होता है जैसे हमारा जो ऑयल आता है या अरब कंट्रीज से आता है तो वो जो हमारी कंट्री में आता है तो वो हमारी कंट्री का ही पार्ट माना जाएगा, किसी अदर कंट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है एम्बेसीज, कंसल्टेंसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ये देखो फिर से देखो, इसमें बताते हैं एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। एम्बेसीज का मतलब क्या है? इंडियन एम्बेसी इन लंदन, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन यूएसएसआर, इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ऑल ओवर द उसमें वर्ल्ड में जहां पर हमारी इंडिया की एम्बेसीज है वो कहीं पर भी होंगी वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। वो जितनी भी एम्बेसीज होंगी वो इंडिया के ही पार्ट में होंगी। जैसे अगर हमारी इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, अगर हमारी इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है तो वो यूएसए का पार्ट माना जाएगा, इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। सपोज करो दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, कंसल्टेंट्स और मिलिट्री। जैसे कोई कंसल्टेंसीज आए बाहर की कंट्रीज से, हमारी कंट्री में कुछ उन्हें वर्क था, थोड़ा बहुत काम था, उन्होंने काम किया और वो दोबारा वापस अपनी कंट्री में चले गए तो वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स अगर छोड़ दिए जाएं तो इन 3 पॉइंट्स को छोड़ने के अलावा अगर हम बाकी और जितने भी पॉइंट्स मानेंगे तो अब हम थोड़े से 1-2 एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे हम बोले एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडिया की कंपनी लंदन में है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी क्योंकि वो क्या है, वो लंदन में है। हम बोले स्टेट बैंक ऑफ चाइना इन इंडिया, मतलब चाइना की स्टेट बैंक है और वो इंडिया में है तो वो इंडिया का ही पार्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इन 3 चीजों को छोड़ के जो चीज जिस कंट्री की है वो उसी की मानी जाती है। जैसे हम बोले रिलायंस ऑफिस ऑफ टाटा इन न्यूयॉर्क, टाटा का ऑफिस न्यूयॉर्क में है तो वो क्या होगा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उनका न्यूयॉर्क का ही पार्ट होगा। तो ये टॉपिक है कौन सा, ये टॉपिक है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। ये 3 पॉइंट्स अच्छे से देखना। बाकी आप चाहो तो वीडियो के अकॉर्डिंग जो है आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि वीडियो को पॉज कर करके अगर आप देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक आता है नॉर्मल रेसिडेंट। अब बात आती है, ये थी टेरिटरी और ये रेसिडेंट, फर्क समझना। टेरिटरी का मतलब होता है फ्रंटियर, बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब आप इधर पे बोल सकते हो इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये लिखा हुआ है इधर पे, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है एक कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर हमारी कंट्री में, ये देखो लिखा हुआ है इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली resides in the country and center of economic interest also lies in that country। 2 चीजें ध्यान से सुनना, resides in the country, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी पर्सन, जैसे हम यहाँ पे हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि हम इधर ही पे रह रहे हैं, अपनी कंट्री में ही रह रहे हैं। साथ में क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका मतलब समझना। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है हमने इधर ही पैसा कमाया और हम इधर ही पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब द वे ऑफ अर्निंग, द वे ऑफ स्पेंडिंग, जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपनी कंट्री में ही कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हमारा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी क्या होता है, वो भी अगर हमारी कंट्री में ही हो तो हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑटोमेटिकली उस कंट्री के हो जाते हैं। अब कौन नहीं होते हैं, बात ये आती है, ये तो हो गया कौन होते हैं, अब बात आती है कौन नहीं होते हैं। तो देखो नॉट इंक्लूडेड में पहला पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जैसे बाहर से फॉरेनर्स आए, हम सपोज करो बाहर से फॉरेनर्स आए, ताजमहल वगैरह देखने आए, ताजमहल उन्होंने देखा और वो चले गए तो क्या हुआ, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आए थे और वापस चले गए। दूसरा होता है फॉरेन स्टाफ एंड एम्बेसीज। फॉरेन स्टाफ का मतलब फॉरेन का स्टाफ आया, सपोज करो क्रू मेंबर्स आए,
सपोज करो किसी पिक्चर की शूटिंग होनी है और वो क्रू मेंबर्स आए शूटिंग के लिए, वो हमारी कंट्री में और वापस चले गए, तो दे विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट। फिर तीसरा पॉइंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, जो पर्सन WHO में काम कर रहा है, जो पर्सन किसी UNO की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो कोई इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, तो दे विल आल्सो बी नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब आप बोलोगे सर होते कौन इंक्लूड, जैसे हम बोले इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडियंस गोइंग टू वेयर, पाकिस्तान। हम इंडियंस पाकिस्तान मैच देखने गए, तो क्या हम नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान गए वापस आ गए, तो हम नॉर्मल रेसिडेंट हुए। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज, इंडिया के मुस्लिम्स हज के लिए जा रहे हैं, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तो दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे हम बोले फॉरेन टूरिस्ट दे आर कमिंग इन गुजरात फॉर वॉचिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि वो देख के वापस क्या होंगे, वापस वो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमने आपको एग्जांपल्स बताए, किसके बताए, ये सारे एग्जांपल्स बताए नॉर्मल रेसिडेंट्स के। फिर भी अगर कोई एग्जांपल हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से जो है वो प्रॉपर आप जब वीडियोस को पॉज कर करके बनाओगे तो आप उनके नोट्स भी बना सकते हो। तो ये टॉपिक आपके दो हुए, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा टॉपिक नॉर्मल रेसिडेंट का ही पार्ट माना जाता है, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप। जैसे आज आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन के पहले ये स्थिति चल रही थी कि जब गवर्नमेंट ने बोला अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो लोगों ने कहा नहीं हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, या लोगों ने कहा नहीं ये गलत है। तो सबके अलग अलग व्यूज थे। तो आज हम आपको क्लियर करते हैं कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप होता क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप में, और उनका डिफरेंसेस जो है वो हम आपको अभी क्लियर करते हैं कि एक्चुअल सिटीजनशिप है क्या और रेसिडेंशिप क्या है। तो जब तक आप ये देखो, इसमें सिटीजनशिप की सबसे पहले बात करते हैं। तो सिटीजनशिप में हम देखते हैं कि सिटीजनशिप नाम से होता है सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है जहां पर हम रिसाइड करते हैं, जहां पर रिसाइड करने का मतलब जहां पर हम रहते हैं। तो रहने के लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिटीजनशिप की बात करी, तो सिटीजनशिप क्या होता है, लीगली इट इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगल कॉन्सेप्ट कैसे है, इफ यू आर रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। देखो सिटीजनशिप का मतलब अगर हम बोले कि जैसे आप किसी कंट्री में, जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया में यू आर लिविंग इन इंडिया, आप इंडिया में ही रह रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया है। ध्यान से सुनना, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया है। तो जब आपका प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया, देन यू आर ऑटोमेटिकली द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप ऑटोमेटिक इंडिया सिटीजन हो गए। जैसे अगर आप लोग इंडिया में ही पैदा हुए हो, इंडिया में ही आपने बर्थ लिया हो, या किसी अदर कंट्री में, जिस कंट्री में आपने बर्थ लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, तो इंडिया की क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलती है, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब अगर आप इधर पे पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली यू आर लीगल, आप क्या हो, आप लीगल तरीके से जो है इंडिया के सिटीजन हो। उसके बाद बात करते हैं यो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी एक चीज होती है कि आप इधर ही पे पैसा अर्न कर रहे हो, इधर ही पे पैसा कमा रहे हो, इधर ही पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो यू आर अ सिटीजन। ये होती है सिटीजनशिप। एक होता है रेसिडेंशियलशिप। रेसिडेंशियलशिप का मतलब क्या होता है, वो देखो सिटीजनशिप था लीगल कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, और रेसिडेंशिप क्या है, रेसिडेंशिप जो है वो आप बोलते हो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है एक पर्सन एक टाइम पर एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और उसी टाइम पर वो दूसरी कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये देखो, सपोज करो अ जापानीज हु इज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। एक जापानीज जो है इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है। जब एक जापानीज इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया क्या हुआ, रेसिडेंट हुआ, और चाइना और जापान का वो क्या है, वो सिटीजन है। तो एक टाइम पर एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और उसी टाइम पर दूसरी कंट्री क्या हो सकता है, उसी टाइम पर दूसरी कंट्री का वो रेसिडेंशियल हो सकता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया सिटीजनशिप रेसिडेंशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे याद कर लेना आप, सिटीजनशिप का मतलब होता है लीगल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना इधर पे, सिटीजनशिप का मतलब होता है लीगल कॉन्सेप्ट, और रेसिडेंशिप का मतलब होता है, रेसिडेंशिप को हम बोल सकते हैं, रेसिडेंशिप जो आपका होता है, रेसिडेंशिप का मतलब होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो ये लीगल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है ये दो हैं। अब बात ये आती है कि सर ये सब टॉपिक्स आते कब है। तो बेटा जैसे इस साल से आप देख सकते हो फ्रॉम दिस ईयर सीबीएसई चेंज देयर रूल्स। उन्होंने एक मार्क्स के जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली 80 में 20 नंबर के तो उन्होंने एमसीक्यूज वगैरह दिए। तो उनमें एक नंबर में डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, या अगर डेफिनेशंस नहीं भी पूछी जाती हैं तो दीज ऑल आर द बेसिक्स। ये बहुत ही बेसिक्स है नेशनल इनकम के। ये ऐसे नहीं आता है नेशनल के सिटीजन कौन होता है, लेकिन सिटीजनशिप है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, जब तक जो है आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो ये सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप के बारे में बताया। अब ये टॉपिक आपका थर्ड था। टॉपिक फोर्थ जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ऑरिजिनेट करेंगे तो टॉपिक फोर्थ में ये बताया जाएगा कि अब आपके स्टार्ट होंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले। नेक्स्ट वीडियो जो होगी जिसमें फैक्टर इनकम होगा, जिसमें ट्रांसफर इनकम होगा, जिसमें आप जो है सारे टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स के जो है वो फॉर्मूलों के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ो। ठीक है, तो आज जो है ये आप वीडियो को पढ़ना, प्रॉपर तरीके से देखना, और वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।